पाकिस्तान के एक वीडियो ब्लॉगर ने एक वीडियो बनाया जिसमें वो कह रही हैं, ये हमारी कार है, ये हम हैं और ये हमारी पार्टी हो रही है। और तब से ये वीडियो भारत और पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में वायरल हो गया है। अब स्थिति यह है कि भारत में भी बड़े बड़े नेता और अभिनेता इन लाइनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और आम जनता में भी इस तरह के वीडियो बनाने की होड़ लगी हुई है। यह है सोशल मीडिया की असली ताकत, जिसने भारत और पाकिस्तान जैसे देश जिनकी आपस में आजकल बातचीत तक बंद है, उनकी जनता को भी एक साथ जोड़कर पार्टी करने पर मजबूर कर दिया। इसलिए आज हम सोशल मीडिया की सॉफ्ट पावर का विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस कैसे अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी की अकेली उम्मीद राहुल गांधी केरल में पुशअप्स लगा रहे हैं और उनके चाटुकार उनके 6 पैक एब्स का गुणगान कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के खिलाफ खुलेआम बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में तारीफ कर दी, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अब उनका विरोध शुरू कर दिया है, उनके पुतले फूंकने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के एक और नेता आनंद शर्मा ने एक सांप्रदायिक दल के साथ कांग्रेस के रिश्तों को गलत बता दिया, तो उनका भी विरोध शुरू हो गया। गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ नेताओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हीं की पार्टी के लोग उनका इस तरह से अपमान करेंगे। इसलिए आज हम इसका भी एक विश्लेषण करेंगे और इसके बाद हम आपको देश के महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के बारे में एक ऐसा विश्लेषण दिखाएंगे जो आपको बताएगा कि इस देश में शासन करने वालों ने महापुरुषों के साथ कैसा अन्याय किया। हमारी टीम पश्चिम बंगाल में चुनाव करते करते वर्धमान जिले के औरी गांव में पहुंची और तब हमें यह खबर देखने को मिली, देश को दुख देने वाली यह बात सामने आई जो आज हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पश्चिम बंगाल में इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस के अंदर ही घमासान मच गया है। कांग्रेस के सीनियर नेता आनंद शर्मा ने जब आईएसएफ के साथ गठबंधन पर सवाल किया तो पलटवार करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने आनंद शर्मा पर पार्टी की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। जब सारे कुछ बड़े ढंग से चल रहे हैं तो ये मुद्दा आनंद शर्मा जी उठाते हुए एक शोरगुल मचाना चाहते थे और कांग्रेस पार्टी की जो तस्वीर उसको धूमिल करना वो चाहते हैं, हो सकता। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आनंद शर्मा शहीद बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो शहादत लेना चाहते हैं और हम किसी को शहादत लेने का मौका नहीं देना चाहते हैं। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने ट्वीट करके और उसके बाद कैमरे पर भी आकर आईएसएफ के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल उठाए। देखिए, जो मैंने कहा है वो मेरी चिंता को व्यक्त करता है, क्योंकि शंकाएं हैं, क्योंकि कई विवादित भाषण और बयान मैंने देखे हैं। मैंने संगठन के हित में बात कही है। सारा विवाद पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन में आईएसएफ के शामिल होने के बाद शुरू हुआ। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी आईएसएफ के अध्यक्ष हैं, जो अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। पिछले चुनाव में अब्बास ने टीएमसी को समर्थन दिया है और इस बार असदुद्दीन ओवैसी भी आईएसएफ से गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन इस बार के चुनावों में आईएसएफ ने लेफ्ट के साथ सीटों पर समझौता किया है। पश्चिम बंगाल में इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस बात तो धर्मनिरपेक्षता की करती है, लेकिन चुनाव में फायदे के लिए कम्युनल पार्टियों से हाथ मिलाती है। जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेक्युलर बताती है, वही कांग्रेस पार्टी बंगाल में आईएसएफ के साथ गठबंधन कर लेती है, ताकि किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाई रखे कांग्रेस पार्टी। ये आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए यह गठबंधन जरूरी था। इन सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि बीजेपी जैसी जो एक विशेष रूप की गुंडा राजनीति का प्रयोग करती है, उसके विरुद्ध खड़े होने के लिए ये बनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को पार्टी से निकालने की मांग उठी है। जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आजाद के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन पर कार्रवाई की मांग की।
उनको अपने अनुभव इस्तेमाल करके कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। उसी समय में वो जम्मू कश्मीर में आके प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को यहाँ कमजोर करने का काम कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने 28 फरवरी को एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को जमीन से जुड़ा और असलियत न छिपाने वाला नेता बताया था। मोदी जी को नफरत करते करते ये इस आलम पे पहुंच गए हैं, इस हालत में पहुंच गए हैं कि अगर उनके नेता भी मोदी जी के अच्छे कामों को सराह देंगे तो ये अपने ही नेताओं के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएंगे। तो एक ही एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का, हेट मोदी। हालांकि जम्मू में गुलाम नबी आजाद के पक्ष में भी एक प्रदर्शन हुआ जिसमें उनके निष्कासन की मांग करने वालों को गैर कांग्रेसी बताया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने माना है कि देश में आपातकाल लगाना एक गलत फैसला था और ये बात उनकी दादी इंदिरा गांधी ने भी उनसे कही थी। I'm greatly appreciative of the democratic roots that have been built in the country. There was one blot on it. I don't know how you feel about that. 1975 to 77, the emergency. But that was 2 years. It's gone. I'm very curious how you look back and think of that. I think that was a mistake. Absolutely, there was a mistake. And my grandmother said as much. राहुल गांधी ने ये बात कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौशिक बासु के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान कही। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आंतरिक लोकतंत्र को लेकर उनसे ही सवाल क्यों किए जाते हैं, बाकी दूसरी पार्टियों से इस पर सवाल क्यों नहीं पूछे जाते। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बंगाल के मालदा में अपनी पहली रैली की। योगी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी सरकार पर हमला किया। आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है, ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही 24 घंटे में गो तस्करी रोकने और बूचड़ खाने बंद करने का वादा किया। उन्होंने जय श्री राम के विरोध पर भी ममता को घेरा। एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी, उस सरकार का हर्ष आपने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। बांग्लादेश से सटे मालदा जिले में मुस्लिम आबादी हिंदुओं से 3% ज्यादा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने यहां पहली बार उत्तर मालदा लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। पश्चिम बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए हमले की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दी है। एनआईए ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल सीआईडी पहले से मामले की जांच कर रही है। श्रम मंत्री जाकिर हुसैन पर 17 फरवरी को मुर्शिदाबाद में बम से हमला किया गया था। जाकिर हुसैन चुनाव प्रचार खत्म करके कोलकाता लौट रहे थे। मुर्शिदाबाद के निमिता रेलवे स्टेशन पर उन पर बम फेंका गया था। हमले में जाकिर हुसैन समेत 22 लोग घायल हुए थे। जाकिर हुसैन कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हैं। तृणमूल कांग्रेस ने हमले को लेकर राजनीतिक विरोधियों पर आरोप लगाया था। पिछले 1 साल से जब से कोविड काल शुरू हुआ है, जब से ये कोरोना वायरस आया है, तब से पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के बारे में बात हो रही है और सब ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम कितने स्वस्थ हैं और हमारा शरीर आगे कितना स्वस्थ कैसे रह सकता है। चारों तरफ स्वास्थ्य की चर्चा है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि व्यक्तियों के स्वास्थ्य के साथ साथ क्या हमें यह भी चेक करना चाहिए कि हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका स्वास्थ्य कैसा है? और अगर हम सारी पॉलिटिकल पार्टियों के स्वास्थ्य को चेक करने जाएं तो किस पार्टी का स्वास्थ्य कैसा मिलेगा? क्या अब समय आ गया है कि हम देश की सबसे बूढ़ी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी यानी 135 वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी के स्वास्थ्य का भी विश्लेषण करें और देखें कि कांग्रेस की सेहत कैसी है और क्या कांग्रेस को भी किसी वैक्सीन की जरूरत है? आजकल सब लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्या एक वैक्सीन कांग्रेस को भी लगानी चाहिए? आज हम उसी का विश्लेषण करेंगे। जो असहमति और असहनशीलता जैसी गंभीर बीमारियों की शिकार हो गई है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस में गांधी परिवार के खिलाफ बोलने वालों के लिए अब शायद कोई जगह नहीं बची है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही गांधी परिवार मानी जाती है और गांधी परिवार ही कांग्रेस पार्टी है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा की होने वाली ट्रोलिंग। आज आनंद शर्मा ने
पश्चिम बंगाल में इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ कांग्रेस के गठबंधन की आलोचना की और इसे कट्टरपंथी पार्टी बताया। आनंद शर्मा ने यह सब बातें कह तो दी, लेकिन इसके बाद उनका विरोध शुरू हो गया और कई नेताओं ने उन पर कार्रवाई की भी मांग कर दी। यानी उनकी पार्टी के अपनी ही पार्टी के लोग उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने के लिए गुलाम नबी आजाद के भी आजकल पुतले जलाए जा रहे हैं और उनकी ही अपनी पार्टी में उनका अपमान हो रहा है। सोचिए, गुलाम नबी आजाद ने जिस पार्टी को अपने जीवन के 47 वर्ष समर्पित कर दिए, आज वही पार्टी उनकी असहमति का किस तरह अपमान कर रही है। गुलाम नबी आजाद ने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा, कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस पार्टी की सेवा उन्होंने लगभग 50 साल तक की है, आज तक कभी एक सवाल उन्होंने गांधी परिवार से पूछा नहीं। और जो गांधी परिवार ने उनसे करने को कहा, जो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें करने को कहा, वो उन्होंने हमेशा आंख बंद करके किया है। और कांग्रेस पार्टी को उनका ऋणी रहना चाहिए, क्योंकि उनके जैसे बड़े नेता ने कांग्रेस पार्टी को न जाने कितने चुनाव जितवाए हैं, न जाने कितनी मुसीबतों से बाहर निकाला है। ऐसे समय में जब पार्टी अंदरूनी झगड़ों और टकराव की वजह से अब तक के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है, उस वक्त राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, आज आप सबके लिए यह देखना भी बहुत जरूरी है। आज हम आपके लिए राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें लेकर आए हैं। एक तरफ तो G23, जिसको आप कहते हैं ग्रुप ऑफ 23 लीडर्स, वो 23 लोग हैं जो पार्टी के भविष्य को लेकर बड़े चिंतित हैं। उन्हें यह चिंता सताई जा रही है कि इस पार्टी का आगे होगा क्या और इस पार्टी का भविष्य क्या है, हम अपनी कमियों को ठीक क्यों नहीं करते। लेकिन राहुल गांधी उनकी बात सुनने की बजाय क्या कर रहे हैं, वो आज आप देखिए। और इस तस्वीर में आप राहुल गांधी के 6 पैक एब्स भी देख पाएंगे। कांग्रेस भले ही इस समय देश की सबसे अनफिट पार्टी हो, लेकिन राहुल गांधी पूरी तरह फिट हैं और वो विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के प्रचार में जुटे हुए हैं। और ये तस्वीर उसी दौरान की है जब वो, आपको राहुल गांधी की हम ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं, ये चुनाव प्रचार के दौरान पानी में कूदे थे और पानी में कूदने के बाद जब बाहर निकले, ये देखिए, आजकल राहुल गांधी ये सब कर रहे हैं। और अब 6 पैक एब्स देखिए आप राहुल गांधी के। एक तस्वीर जो अभी हमने आपको दिखाई, इसमें कांग्रेस पार्टी के ही बड़े बड़े नेता इस तस्वीर को ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी के 6 पैक एब्स को देखिए, राहुल गांधी कितने फिट हैं, राहुल गांधी किसी बॉक्सर से कम नहीं लगते। और राहुल गांधी के जो 6 पैक एब्स हैं, ये बता रहे हैं कि उनका फिटनेस लेवल क्या है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जो उस समय ली गई जब वो तमिलनाडु में एक कार्यक्रम के लिए छात्रों के बीच मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने 9 सेकंड में 13 पुशअप्स लगाए और एक हाथ से भी उन्होंने पुशअप लगाने की कोशिश की। देखिए आप। Yes, let's all give applause. Yes. Now we make it difficult. Try with one hand. ஒரு கை வச்சு நீ எடுக்க முடியுமா? உனக்கு இப்ப சவால் விடுறாரு. So second Bruce Lee. Oh, wonderful. Great. Oh my God. Oh wow. Great. Yes. Let's all give applause. यहां पर राहुल गांधी की हमें तारीफ करनी ही होगी और करनी ही पड़ेगी, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की जो फिटनेस है वो बहुत तारीफ के काबिल है। एक 50 साल के व्यक्ति की ऐसी फिटनेस किसी को भी मोटिवेट कर सकती है। हमारे युवाओं के लिए ये एक प्रेरणा वाली बात है कि राहुल गांधी ने इस उम्र में भी अपनी फिटनेस को इस तरीके से बरकरार रखा है, इसमें जरा भी कोई शक की बात नहीं। और अगर भारत में चुनाव फिटनेस के आधार पर होने लगे या चुनाव के दौरान यह कह दिया जाए कि वो नेता चुनाव जीतेगा जो ज्यादा पुशअप लगाएगा, जिसके ज्यादा 6 पैक एब्स होंगे, तो राहुल गांधी आज ही बिना किसी हिचक के
बिना किसी विरोध के एक मत से देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री का चुनाव सिक्स पैक एब्स के आधार पर हो, फिटनेस के आधार पर हो और पुशअप लगाने के आधार पर हो, शारीरिक ताकत के आधार पर हो, तो राहुल गांधी को कोई रोक नहीं सकता। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि राहुल गांधी इस समय भारत की राजनीति के सबसे फिट और सबसे ताकतवर, शारीरिक ताकतवर नेता हैं। शारीरिक रूप से उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत की राजनीति में पुशअप्स का कोई नंबर नहीं है। ये जो इम्तिहान है, इस इम्तिहान में फिजिकल फिटनेस के कोई नंबर नहीं है। राहुल गांधी की ये तस्वीरें उस समय की हैं जब कांग्रेस में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ पार्टी के ही नेताओं की असहमति बढ़ती जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस झगड़े का अंत देश की सबसे पुरानी पार्टी को शायद एक दिन समाप्त कर देगा। लेकिन राहुल गांधी इसे लेकर कितने चिंतित हैं, ये आप इन तस्वीरों को देखकर खुद तय करिए। A simple man is he, relation builder, stylist teacher. He always used to be a mission holder, battle winner. Let's make some noise for Rahul ji. Communicator, go. Decision maker, go. Oh my God! Oh wow! Great! Now we make it difficult. Try with one hand. Bruce Lee. Oh! राहुल गांधी इस समय तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के दौरे पर हैं और विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन इस दौरे के बीच कांग्रेस में झगड़ा काफी बढ़ गया है और इस झगड़े ने यह बता दिया कि लोकतंत्र में असहमति की बात करने वाले कांग्रेस पार्टी में इन दोनों ही शब्दों की कोई जगह नहीं है और कांग्रेस का सेकुलरिज्म भी काफी दिखावटी है। असल में धर्मनिरपेक्षता को लेकर कांग्रेस बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में उसने वहां की एक कट्टरपंथी पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन कर लिया और यह पार्टी कुछ ही दिनों पहले बनी थी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि लेफ्ट पार्टियों ने भी इसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सोचिए, वैसे तो लेफ्ट पार्टियां धर्म के नाम पर राजनीति का विरोध करती हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करती हैं और लोगों को गुमराह करती हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए ऐसी ही पार्टियों से हाथ मिला लेती हैं जिनका राजनीतिक ढांचा ही सांप्रदायिक विचारों से पूरी तरह से संक्रमित होता है। इसे समझने के लिए आपको इस पार्टी के बारे में थोड़ा सा और जानना पड़ेगा, जिस पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इंडियन सेकुलर फ्रंट नाम की यह पार्टी हुगली के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने बनाई है और वो फुरफुरा शरीफ मजार के धार्मिक गुरु हैं और उन पर कई बार भड़काऊ और सांप्रदायिक भाषण देने के आरोप लग चुके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पार्टी ने पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से भी गठबंधन करने की कोशिश की थी, लेकिन यह हुआ नहीं और बाद में इसमें कांग्रेस की एंट्री हो गई और लेफ्ट पार्टियों और कांग्रेस का इसके साथ अब गठबंधन भी हो चुका है। अब कांग्रेस और इसके गठबंधन का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस खुद को एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताती है, दावा करती है कि उसकी राजनीति सांप्रदायिकता के खिलाफ है, लेकिन सच यह है कि उसने पश्चिम बंगाल में सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए एक ऐसी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया जिसका झुकाव पूरी तरह से कट्टरपंथ की ओर है। आनंद शर्मा ने भी आज इसी पर सवाल उठाए, जिसके बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी उन पर पलटवार किया। दिन भर कांग्रेस नेताओं के बीच झगड़ा चलता रहा और आनंद शर्मा पर अपनी ही पार्टी से हमले तेज हो गए। जो पार्टी खुद को निष्पक्ष बताती है, अभिव्यक्ति की आजादी की बातें करती है, उसे आनंद शर्मा की बातें ही अब अच्छी नहीं लग रही। ऐसा क्यों हुआ, यह भी समझिए। आनंद शर्मा ने पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाया। उनका इशारा सीधे सीधे पार्टी के नेतृत्व यानी गांधी परिवार की तरफ था और शायद यही वजह है कि वो पार्टी के कई नेताओं के निशाने पर आ गए। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने के लिए कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद पर भी हमले हो रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके पुतले फूंकने भी शुरू कर दिए हैं। गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि उन्हीं की पार्टी के लोग एक दिन उनका इस तरह से अपमान करेंगे।
हम चाहते हैं आज आप इन नेताओं के बयान पहले सुने, ये समझें कि लोकतंत्र की बात करने वाली कांग्रेस में असल में असहमति का कोई स्थान क्यों नहीं है। पहले आप ये देखिए ये दोनों नेता क्या कह रहे हैं, और फिर ये देखिए कि असहनशीलता की बात करने वाली कांग्रेस, लोकतंत्र की बात करने वाली कांग्रेस और अभिव्यक्ति की पूरी आजादी की बात करने वाली कांग्रेस अपने ही नेताओं का गला कैसे घोंट रही है और अपने ही नेताओं द्वारा बोली गई सच्ची बातें कैसे कांग्रेस पार्टी को चुभ रही हैं। ज्यादा नेहरू गांधी पढ़ लिए होंगे हमारे आनंद शर्मा जी, अगर वो मुझे एक फोन कॉल करते तो आराम से उनको मैं सारी चीज बता देता, अवगत करा देते। ये मुद्दा आनंद शर्मा जी उठाते हुए एक शोरगुल मचाना चाहते थे और उनकी ये मकसद लगता है ऐसा, कांग्रेस पार्टी की जो तस्वीर को ऊपर कोई कीचड़ छेड़ना, कांग्रेस पार्टी की जो तस्वीर उसको धूमिल करना वो चाहते हैं, हो सकता, इसलिए जो फजूल चीज है, फजूल बातें उठा रहे हैं। आपको तकलीफ है इस बात का कि उन्होंने फोन नहीं करके ट्वीट किया और बाकी मीडिया में इस बात को बोला? बेकार, जरूरत नहीं था। वो तो चाह के मीडिया में ये बता दे और मीडिया को बता देने से किसी दूसरे को खुशी कर सके, किसी दूसरे पार्टी के नेताओं को खुश कर। आपने कहा फ्यूचर बॉस को खुश करने के लिए खुश करें, क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर ट्रोजन हॉर्स जानते हैं, ये ट्रोजन हॉर्स की कुछ पैदा हुए हैं। ये ट्रोजन हॉर्स जब तक हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर रहेगा वो बीच बीच में इस तरीके की कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए, कांग्रेस को और कमजोर करने के लिए उनका ये कवायद जारी रहेगी। तो ये ट्रोजन हॉर्स को कांग्रेस पार्टी से निकलना चाहिए। लेकिन ये तो G23 है जो ट्रोजन हॉर्स जिसको कह रहे हो लगातार। गुलाम नबी आजाद साहब कभी प्रधानमंत्री को तारीफ करता है, कभी ये करता है, तो ये लोग को क्या करना चाहिए पार्टी में? ऐसा एक तो रास्ता वो खुद ब खुद चले जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ काम करे कि वो कह सकते कि मैं शहीद हो गए। वो शहादत लेना चाहते हैं और हम किसी को शहादत लेने का मौका नहीं देना चाहते हैं। और थोड़ा किसी दूसरे पार्टी के बॉस आकर पीठ में थपथपाएगी, कभी रोएगी, कभी हंसेगी, कभी थपथपाएगी, और हम चाहते हैं कि शहादत लेने का गुंजाइश तुम्हें नहीं मिलेगा। देखिए, जो मैंने कहा है वो मेरी चिंता को व्यक्त करता है, क्योंकि शंकाएं हैं। कांग्रेस की एक अपनी विचारधारा रही है, इसीलिए मैंने ये कहा, क्योंकि कई विवादित भाषण और बयान मैंने देखे हैं। मैंने संगठन के हित में बात कही है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन है, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील संगठन है, जिसकी समावेशी सोच है। उसको उसी परिप्रेक्ष्य में लिया जाना चाहिए। हो सकता है इस पर अलग मत हो, वो हर प्रजातांत्रिक संगठन के अंदर होता। ऐसी सोच भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा जीवन कांग्रेस के प्रति समर्पित रहा है और कांग्रेस की विचारधारा को हमने हमेशा आगे बढ़ाया है। खासतौर पे मेरे बारे में जो लोग जानते हैं संगठन के में योगदान को, मैं राजनीतिक संवाद में सभ्यता की महत्व देता हूं, सभ्यता को। ये मेरे संस्कार है और मैं उसी पर रहूंगा। तो आपने देखा आनंद शर्मा कितने दुखी हैं। आनंद शर्मा ने भी कभी ये सोचा नहीं होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी ही पार्टी में उन्हें इस तरह से अपमानित किया जाएगा और लोग कहेंगे कि आप खुद ही पार्टी छोड़कर चले जाइए। अभी आपने अधीर रंजन चौधरी की बात सुनी। अधीर रंजन चौधरी किसके बारे में बात कर रहे हैं? गुलाम नबी आजाद के बारे में, जो कि पार्टी में और भारत की राजनीति में उनसे कहीं ज्यादा ऊंचे कद वाले नेता हैं। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी में गुलाम नबी आजाद से बहुत जूनियर हैं, भारत की राजनीति में भी बहुत जूनियर हैं। दोनों के कद में और दोनों के स्टेटस में भारत की राजनीति में इतना फर्क होगा कि अधीर रंजन चौधरी के तो मुंह से भी गुलाम नबी आजाद का नाम तक नहीं निकलना चाहिए। लेकिन आज वही अधीर रंजन चौधरी गुलाम नबी आजाद को नसीहत भी दे रहे हैं, आनंद शर्मा को भी नसीहत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि खुद ही पार्टी से चले जाइए। ये हालत आ गई है इस समय कांग्रेस की। यहां पर समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस
इस तरह के संकट पहले भी देख चुकी है और आजादी के बाद से पार्टी 50 बार टूट चुकी है। 50 बार, यानी इस हिसाब से औसतन हर 18 महीने में कांग्रेस में कोई ना कोई राजनीतिक उठापटक होती है और पार्टी का एक धड़ा उससे अलग हो जाता है। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस का मौजूदा संकट कई मायनों में पहले से बहुत अलग है। इसे आप 4 पॉइंट्स में समझिए। पहला बड़ा पॉइंट है, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस लगातार सीधे 7 वर्षों से सत्ता से बाहर है और पार्टी में मनमुटाव और राजनीतिक टकराव की भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मूल रूप से सत्ता की पार्टी है, सत्ता में रहने वाली पार्टी है। ये वो पार्टी है, ये तभी जिंदा रह सकती है, ये वो नेता हैं, ये तभी जिंदा रह सकते हैं जब ये सत्ता में रहें। इनको पूरी ताकत जो है वो सत्ता से ही मिलती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का जो मूल स्वभाव है वो विपक्षी पार्टी का है ही नहीं। ये लोग विपक्ष में बैठ नहीं सकते ज्यादा समय तक, तो बिल्कुल नहीं। और अब इन्हें 7 साल हो चुके हैं, इसलिए इनका दम घुट रहा है और धैर्य की कमी है। इससे पहले वर्ष 1996 से 2004 तक कांग्रेस सबसे ज्यादा 8 वर्षों तक सरकार से बाहर रही थी। हालांकि तब 1996 से 98 तक देश में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी और इस सरकार को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से सरकार से बाहर हो गई थी। वो बाहर जरूर थी, समर्थन दे रही थी और कांग्रेस के नेताओं को कोई तब समस्या नहीं आई थी, क्योंकि उनके सारे काम तब सरकार से हो जाया करते थे। असल में पूरी कांग्रेस की जो व्यवस्था चलती है वो चलती है कि उसके बड़े बड़े नेताओं के काम होने चाहिए। वो जो चाहें वो काम उन्हें मिल जाए, वो जो चाहें उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, उनके फॉलोअर्स को बड़े बड़े काम और कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहें, उनकी सुरक्षा बरकरार रहे, उनके बंगले बरकरार रहे और उनका जो एक स्टेटस है सामाजिक जीवन में वो बरकरार रहे। अगर वो जाने लगता है तो फिर कांग्रेस के जो नेता हैं बड़े बड़े, उनका दम घुटता है। मान लीजिए अगर उनके बंगले उनसे ले लिए जाएं, अगर उनसे उनकी सुरक्षा ले ली जाए, उनसे उनका जो पूरा स्टेटस है पद ले लिया जाए और अगर वो संसद से भी बाहर बैठ जाएं, तब उन्हें बहुत समस्या होती है। और ये समस्या कांग्रेस पार्टी ने पहली बार आजाद भारत में महसूस की है, जब उसके लोग पार्लियामेंट से भी बाहर बैठे हैं। और क्योंकि पार्लियामेंट से बाहर हैं तो बंगले भी छूट गए, सुरक्षा भी छूट गई और अब उनके कहने पर सरकार में कोई काम भी नहीं करता उनके, इसलिए सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। दूसरा पॉइंट, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ऐतिहासिक हार मिली है। यह हार ही पार्टी को गतिरोध की तरफ ले गई है। तीसरा पॉइंट, भारत के सिर्फ 3 राज्यों में अब कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकारें बची हैं। ये राज्य हैं पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन राज्यों की कांग्रेस इकाइयों में भी काफी झगड़ा है। आप जानते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री गांधी परिवार की बात सुनते नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो अपने हिसाब से चलते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत और पायलट के बीच में लड़ाई चल रही है। और अगर आप देखें तो 2014 के चुनाव में 44 सीटें मिली थी और 2019 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें मिली थी। ऐसी स्थिति, ऐसी बुरी हालत कांग्रेस ने कभी देखी नहीं। इसलिए उनके नेताओं को भी, उनके पास भी कोई फॉर्मूला नहीं है कि अगर ऐसी नौबत आ जाए तो उससे कैसे बाहर निकलें। आखिरी बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के हाथ में है, लेकिन उसके बावजूद पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता उसकी नीतियों और फैसलों की आलोचना कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। 1969, 1977 और 1999 के कांग्रेस के संकट में अहम बात यह थी और अलग बात यह थी कि उस समय कांग्रेस का नेतृत्व गांधी परिवार के पास नहीं था, गांधी नेहरू परिवार के पास नहीं था, दूसरे लोग पार्टी चला रहे थे, तब उनके खिलाफ बगावत हुई थी। लेकिन यह पहली बार ऐसा है कि इस बार गांधी नेहरू परिवार ही पार्टी चला रहा है और ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं ये भी उनसे ही पूछे जा रहे हैं। ये वो सारी बड़ी वजहें हैं जिनसे पता चलता है कि कांग्रेस का मौजूदा संकट कई मायनों में पहले के संकट से काफी अलग है। पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस का अंदरूनी लोकतंत्र कैसे एक परिवार के हाथ में चला गया, इसे अब आप कुछ आंकड़ों से समझिए। और हम हवा में कोई बात नहीं करते, हमेशा आंकड़े आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं और आप भी इन आंकड़ों को देखिए, समझिए। वर्ष 1950 से 2020 तक यानी पिछले 70 वर्षों में 39 वर्षों तक कांग्रेस का अध्यक्ष पद गांधी नेहरू परिवार के पास रहा है। अगर बात सिर्फ पिछले 40 वर्षों की करें तो 40 में से 32 साल तक
कांग्रेस की कमान गांधी नेहरू परिवार के पास रही, जिनमें राजीव गांधी, उनकी पत्नी सोनिया गांधी और उनके सुपुत्र राहुल गांधी भी शामिल हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 40 वर्षों में गांधी परिवार के बाहर के सिर्फ 2 नेता ही कांग्रेस में अध्यक्ष पद तक पहुंच पाए। पहले थे पीवी नरसिम्हा राव और दूसरे थे सीताराम केसरी, और इन दोनों नेताओं को ही बाद में किस तरह से अपमानित करके पार्टी से बाहर निकाला गया, ये आज आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव तो पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पार्थिव शरीर को पार्टी के कार्यालय में भी रखने की इजाजत नहीं दी गई। उनके लिए दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार की इजाजत नहीं दी गई। उनके लिए कोई स्मारक बनाने की इजाजत नहीं दी गई, और इसलिए उन्हें वापस आंध्र प्रदेश उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया और वहां उनका अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि दिल्ली में जो स्मारक बनाने की जो जगह है वो सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के सदस्यों के लिए ही है। सोनिया गांधी जो 1998 में ही भारत की सक्रिय राजनीति में आई थी, वो मौजूदा समय में कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाली इकलौती नेता हैं। लगातार 1998 से 2017 तक, यानी 19 साल तक कांग्रेस की कमान उनके पास रही, और इस समय भी वो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष हैं। अब देखिए कि भारत के उन नेताओं के बारे में जिन्होंने गांधी नेहरू परिवार का विरोध करने की हिम्मत की, और इसकी वजह से उनका राजनीतिक करियर या तो समाप्त हो गया या भारतीय राजनीति में वो कहीं गायब हो गए, गुम हो गए। और ये सारी जो अब बातें हम आपको बताने वाले हैं, गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं को ये बातें याद रखनी चाहिए। वैसे तो हम जानते हैं वो ये सब चीजें जानते होंगे, समझते होंगे, और जब ये हो रहा था तब वो खुद इस पार्टी में बैठे हुए थे, और जब ये सब कुछ हो रहा था, ये नाइंसाफी हो रही थी, तब उन्होंने भी चुप्पी साधी हुई थी, तब वो भी बोले नहीं। इसलिए आज जब उनके साथ ये हो रहा है, ये तो समय का चक्र है। एक जमाना था जब ये सब पीवी नरसिम्हा राव के साथ हुआ, सीताराम केसरी के साथ हुआ, बाकी लोगों के साथ हुआ, लेकिन गुलाम नबी आजाद लॉयल बने रहे, बोले नहीं। कपिल सिब्बल बोले नहीं, आनंद शर्मा चुप बैठे रहे, ये सोचकर कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। वो ये नहीं सोच पाए कि एक दिन उनके साथ भी यही होगा। इसलिए सबसे पहला उदाहरण है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का। उन्होंने राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को बहुत स्थिर नेतृत्व दिया, 5 साल तक सरकार चलाई। इसके बावजूद जब दिसंबर 2004 में उनकी मृत्यु हुई, तब उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। यही नहीं, उस समय उनका अंतिम संस्कार भी दिल्ली में नहीं हुआ। तब पीवी नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार हैदराबाद में ले जाकर करना पड़ा। सोनिया गांधी जब वर्ष 1998 में भारत की सक्रिय राजनीति में शामिल होने वाली थी, उस समय सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वो पार्टी के बड़े दलित नेता थे, लेकिन गांधी परिवार के करीबियों ने सीताराम केसरी को पहले अध्यक्ष पद से हटाया, अपमानित करके जबरदस्ती, और फिर कांग्रेस के दफ्तर से भी उनका सामान उठाकर फेंक दिया। इसी तरह 1999 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शरद पवार, पीए सांगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का सवाल उठाया, जिसके बाद इन तीनों नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया। यह अलग बात है कि आज ये सब कांग्रेस के साथ मिलकर, पीए सांगमा तो नहीं रहे, लेकिन शरद पवार कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं महाराष्ट्र में। 84 में राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्री रहे वीपी सिंह को भी गांधी परिवार के खिलाफ बोलना महंगा पड़ा था। उस समय वीपी सिंह ने जब बोफोर्स पर सवाल उठाए तो राजीव गांधी ने उन्हें पहले कैबिनेट से बाहर निकाला और बाद में उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया। हालांकि बाद में वीपी सिंह कांग्रेस विरोधी पार्टियों के समर्थन से देश के प्रधानमंत्री बने और 1 साल तक उन्होंने सरकार भी चलाई। इस सूची में आरिफ मोहम्मद खान भी हैं, जिन्होंने 1986 के शाहबानो मामले में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के फैसले की आलोचना की थी। इसके बाद उन्हें भी पार्टी से निकाल दिया गया। अगर इंदिरा गांधी की बात करें तो उनकी राजनीति के दौरान ऐसा 2 बार हुआ जब कांग्रेस संगठन ऊपर से लेकर नीचे तक 2 धड़ों में बटा और पार्टी को विभाजन का संघर्ष देखना पड़ा। 1969 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हुआ, तब नए राष्ट्रपति के चुनाव के मुद्दे पर इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को ही विभाजित कर दिया था। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी की जगह निर्दलीय उम्मीदवार वीवी गिरी का समर्थन किया और वीवी गिरी उनके समर्थन से जीत भी गए। इस वजह से तब इंदिरा गांधी को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया और इंदिरा गांधी ने अपने भरोसेमंद साथियों के साथ मिलकर नई पार्टी बना ली और इस पार्टी का नाम था कांग्रेस आर। यही नहीं, इमरजेंसी हटने के बाद जब
77 के आम चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी तो कांग्रेस के बड़े नेता वाई चव्हाण और के ब्रह्मानंद रेड्डी ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए और इसकी वजह से तब कांग्रेस का बंटवारा हो गया और बाद में इंदिरा गांधी कांग्रेस आई के नाम से इस पार्टी को चलाती रही। यही नहीं, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दौर में भी कांग्रेस का चरित्र ऐसा ही था। तब 1951 में भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा था और इसकी वजह थी हिंदू कोड बिल पर नेहरू का समर्थन न मिलना। इसके अलावा भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू के बीच भी कई मुद्दों पर टकराव था और इसी वजह से शायद सरदार पटेल को उनकी मृत्यु के 41 वर्षों के बाद मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने यह पुरस्कार प्रधानमंत्री रहते हुए ही यह सम्मान अपने आप को दे दिया था। उन्होंने 1955 में ही अपने आप को भारत रत्न दे दिया था। कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में भी देखिए। कांग्रेस के नेता और खुद राहुल गांधी अक्सर लोकतंत्र की बात करते हैं और सांप्रदायिक राजनीति का विरोध करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस आज पूरी तरह सांप्रदायिक राजनीति में लिप्त है। इसे आप इस नक्शे से समझिए। जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के साथ गठबंधन है और कांग्रेस हाल ही में बने गुपकार अलायंस का भी हिस्सा है, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करना है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन कर लिया। असम में कांग्रेस का गठबंधन AIUDF के साथ है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। केरल में भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का रिश्ता है। यह वही मुस्लिम लीग पार्टी है जिसने 1947 में भारत के बंटवारे की नींव रखी थी। आंध्र प्रदेश में 2012 तक कांग्रेस का OSC की पार्टी के साथ गठबंधन था। कर्नाटक में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने SDPI के साथ अनौपचारिक गठबंधन किया था, जिसके तहत SDPI ने कांग्रेस के खिलाफ अपने सभी उम्मीदवारों को वापस ले लिया था। यह पार्टी उसी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की इकाई है जिस पर दिल्ली में दंगे भड़काने के कई गंभीर आरोप हैं। और पंजाब में भी एक समय शिरोमणि अकाली दल को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाला को अपना समर्थन दे दिया था। उस समय ऐसा करना इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। तो ये था कांग्रेस का विश्लेषण और इस समय कांग्रेस काफी बुरी स्थिति में है। हम तो कांग्रेस के बड़े नेताओं से इतना ही कहना चाहेंगे कि जो बयान वो बाहर जाकर कहते हैं, 2-3 शब्द अगर वो पकड़ लें, अभिव्यक्ति की आजादी अगर वो अपनी पार्टी में सबके लिए बराबर दे दें तो कांग्रेस पार्टी की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर कांग्रेस पार्टी सचमुच में अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कर ले तो भी उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और अगर कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से दूर हो जाए तो भी वो वापसी जरूर कर सकती है। और आप सोचिए, अगर मेरे जैसा व्यक्ति स्टूडियो में यहां बैठकर आसानी से ये 3 चीजें समझ सकता है, अगर ये बात गुलाम नबी आजाद को समझ में आ रही है, आनंद शर्मा को समझ में आ रही है, कपिल सिब्बल को समझ में आ रही है और उनके साथ उन 23 और दूसरे नेताओं को समझ में आ रही है जो लगातार गांधी परिवार को समझा रहे हैं, तो फिर ये बात गांधी परिवार को समझ में क्यों नहीं आ रही है? ये यक्ष प्रश्न है। इसके बारे में पूरे देश को भी सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए। अब आने वाले समय में फिर से चुनाव आने वाले हैं और जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे तो आपको वोट अपना कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी आपको अच्छे विचार आएंगे। अब मैं एक बहुत मशहूर डायलॉग आपके सामने बोलना चाहता हूं। ये मैं हूं, ये हमारा स्टूडियो है और यहां खबरों का विश्लेषण चल रहा है। ये लाइनें आपने जरूर सुनी होंगी, आपको जानी पहचानी लग रही होंगी, क्योंकि ये लाइन आजकल सुपरहिट है। भारत में बड़े बड़े नेता और अभिनेता और आम आदमी आजकल सबकी पार्टी चल रही है और ये जो लाइनें हैं इन्हें सब बोल रहे हैं आजकल। सोशल मीडिया के जरिए भारत पहुंचा पाकिस्तान की एक लड़की दानानीर मोबीन का एक वीडियो अब भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सुधार रहा है और सबकी जुबान पर एक ही पार्टी है। और क्या है सबकी जुबान पर, आप देखिए। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है।
ये हम हैं, ये हमारी गन है और हम यहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये हमारा गाजर का हलवा है, ये हम है और यहाँ पे पार्टी हो रही है। ये मणिपाल हॉस्पिटल्स है, ये कोरोना वायरस है और आपको पावरी नहीं करनी है। ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता है, ये हम सब हैं और बंगाल में परिवर्तन की तैयारी हो रही है। ये सोशल मीडिया की ताकत है जो चुपचाप माहौल को बदल देती है। पाकिस्तान की एक वीडियो ब्लॉगर दानानीर ने शौक में बिना सोचे समझे अचानक से अपनी एक पार्टी के दौरान एक वीडियो सेल्फी बनाई और उसको पोस्ट कर दिया। उन्होंने सोचा भी नहीं था। ये उनका कहना है कि उनकी सबसे कैजुअल वीडियो सेल्फी थी जो उन्होंने बिना सोचे समझे शूट कर ली थी, और देखते ही देखते ये जो उनका वीडियो है ये सुपरहिट हो गया और भारत और पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में ये सुपरहिट हुआ और दोनों देशों में हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के बीच इस वीडियो को शेयर किया गया। और अब तो स्थिति यह है कि भारत में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता और आम लोग भी आजकल इसी तरह के वीडियो बना रहे हैं। दोनों देशों की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने तो आपको सिर्फ नफरत की खबरें बताई हैं, क्योंकि नफरत से ही उन्हें टीआरपी मिलती है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में जो फर्क है वो ये है कि अगर आप दोनों देशों का मेन स्ट्रीम मीडिया देखेंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ नफरत और दुश्मनी की खबरें ही मिलेंगी। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो कभी कभी आपको इस तरह की कोशिशें भी देखने को मिलती हैं, और यही जो कोशिशें हैं सोशल मीडिया की, यही उसकी सॉफ्ट पावर है। और इस तरह की कोशिशें, इस तरह के जो वीडियो हैं, ये दोनों देशों के बीच एक सेतु की तरह काम करते हैं। और कैसे काम करते हैं उसके कुछ और हम आपको वीडियो दिखाना चाहते हैं, ये देखिए। ये हम हैं, ये हमारी गन है और हम यहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये हम हैं, ये हमारी गन है और हम यहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये हमारा गाजर का हलवा है, ये हम है और यहाँ पे पार्टी हो रही है। ये मणिपाल हॉस्पिटल्स है, ये कोरोना वायरस है और आपको पावरी नहीं करनी है। ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता है, ये हम सब हैं और बंगाल में परिवर्तन की तैयारी हो रही है। इसके लिए हमको काम करने की जरूरत है। ये मैं हूँ, ये मेरा झाड़ू है और ये सफाई हो रही है। ये हम है, ये हमारा खोखा है और पारी हो रही है। ये मैं हूँ, ये मेरी चाय है, ये हमारी पार्टी हो रही है। पाकिस्तान की जिस ब्लॉगर ने इस वीडियो को बनाया है उनका नाम है दानानीर मोबीन, और वो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रहती हैं। उनकी उम्र सिर्फ 19 साल है और वो ब्यूटिशियन बनना चाहती हैं। उन्हें म्यूजिक का शौक है और वो ड्रम्स बजाती हैं। हम उनके इस शौक का एक छोटा सा हिस्सा भी आज आपको सुनाते हैं और उनका क्या कहना है वो भी आप सुनिए। I think the only thing I feel is honored and grateful because, of course, there's a dialogue between the two nations, and it's a friendly dialogue for since a very long time. And I think I'm grateful that I could be the person to do so. I feel extremely grateful. I've been seeing tweets where people are going like, you did something that no one else could, and I was just reading it and I could feel the power the tweet had. And I think it's just amazing because people are sharing a friendly dialogue across the border. There's so much love being shared.
shared, a lot of appreciation pouring in across the border. It's beautiful. I'm honored and I'm grateful for all the love across the border. I just really believe in the power of social media and how impactful it can be, especially now that I've seen it myself personally. I just feel as if there is just so much love to share. This video has given us the opportunity to see it clearly. So I think we should really take this chance to really absorb this love and see how we can be such great nations together and, you know, share a dialogue of peace. दानानीर मोबीन जैसे लोग किसी देश की सॉफ्ट पावर होते हैं। इनके प्रति लोगों के दिल में जो विश्वास और दोस्ती होती है, उससे पूरे देश के प्रति लोगों की भावनाएं बदल जाती हैं। हम आज पाकिस्तान से भी ये कहना चाहते हैं कि वो आतंकवादियों की जगह दानानीर जैसे लोगों को बढ़ावा दें, इस तरह के वीडियोस को बढ़ावा दें, इस तरह के जो संदेश हैं उन्हें बढ़ावा दें। वैसे ये संयोग है कि दानानीर मोबीन का वीडियो आने के आसपास ही भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर को लेकर समझौता हुआ है। भारत के और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच सीज फायर का समझौता हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को श्रीलंका की हवाई यात्रा के लिए भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत दी। 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद से दोनों देशों ने यह सुविधा बंद कर दी थी। 2 मार्च को भारत के एक यात्री विमान ने कराची में मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की थी और भारत ने पाकिस्तान के हाई कमीशन में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को देश के कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम में शामिल किया है। अब पाकिस्तान चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार भी शुरू हो जाए और इसके लिए वो भारत से कॉटन आयात करने की बात कर रहा है और इस बात की काफी संभावनाएं हैं। आज ही हम आपको बता रहे हैं कि इस बात की बहुत संभावनाएं हैं कि आने वाले 1 या 2 महीनों के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच औपचारिक बातचीत फिर से शुरू हो जाए। अभी हम मार्च में हैं, अप्रैल या मई के आसपास आप देखिएगा, हैरान मत होइएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध फिर से सामान्य हो जाएं और दोनों के बीच बातचीत फिर से शुरू हो जाए। लेकिन आज जो बड़ी बात लेकर हम आपके सामने आए हैं वो बात यह है कि इस तरह के जो वीडियोस होते हैं, सोशल मीडिया की जो सॉफ्ट पावर होती है, अगर उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए तो वो दोनों देशों के लोगों को आपस में जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। और ये एक ऐसा वीडियो है जिसने भारत और पाकिस्तान के लोगों को एक साथ पार्टी करने पर मजबूर कर दिया है। और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है, ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। तो भारत और पाकिस्तान के लोग आजकल पार्टी कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये पार्टी ऐसे ही चलती रहेगी। अब हम मौसम में आ रहे उस बदलाव की बात करेंगे जिसे आपने फरवरी महीने से महसूस करना शुरू किया। जिन लोगों ने अपने जीवन के काफी बसंत गुजार दिए, वो इस बार बसंत ऋतु को महसूस ही नहीं कर पाए। फरवरी के आखिरी 2 हफ्तों से ही तापमान औसत से ज्यादा हो गया। फरवरी में ही आपको पंखा चलाना पड़ गया और कुछ लोगों ने तो फरवरी के खत्म होते होते एयर कंडीशनर्स भी चलाने शुरू कर दिए। मैंने खुद अपने घर में एयर कंडीशनर की सर्विसिंग करा ली है, ये सोचकर कि किसी भी दिन अब एयर कंडीशनर की जरूरत पड़ सकती है। आप सब ने भी अपने गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े पैक करके रख दिए होंगे। अगर आप दिल्ली या उत्तर भारत में रहते हैं तो फरवरी महीने से ही शुरू हो चुकी गर्मी को लेकर आपका अनुभव भी जरूर ऐसा ही होगा जैसा हम आपको बता रहे हैं। वैसे तो होली से पहले तक इतनी ठंड तो रहती ही है कि सुबह शाम आपको गर्म कपड़ा पहनना पड़े और सोते समय कंबल लेना पड़े या हल्की रजाई की जरूरत पड़े। हर बार होली तक ऐसा ही मौसम होता है, लेकिन इस साल की फरवरी ने आपका यह पुराना अनुभव बदल दिया। गुलाबी ठंड के मौसम में धूप राहत देती थी, लेकिन अब धूप चुभती है, परेशान कर रही है। और फरवरी के मौसम में अब आपको पसीना आ रहा है। फरवरी, अब तो मार्च शुरू हो गया, लेकिन पसीना फरवरी में ही आना शुरू हो गया था। दिल्ली में वर्ष 1901 के बाद यह दूसरा मौका है जब फरवरी महीने में तापमान सबसे अधिक रहा। 120 साल बाद फरवरी के महीने का औसत तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस रहा। आमतौर से फरवरी महीने का अधिकतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रहता है। तापमान में यही 4 डिग्री का फर्क आपके फरवरी वाले पसीने की असली वजह है। मौसम विभाग के अनुसार, जो मौसम विभाग हमारे देश के मौसम से जुड़ी जानकारी रखता है, उसने यह भविष्यवाणी की है
कि मार्च, अप्रैल और मई में हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान और महाराष्ट्र में सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ेगी। अगर हम भारत के नक्शे में मौसम विभाग के डेटा को देखें तो आप जान पाएंगे कि किस राज्य में गर्मी इस बार कितनी ज्यादा पड़ने वाली है। आपके सामने टीवी स्क्रीन पर भारत में आने वाली गर्मी का नक्शा है। आप देख लीजिए, इस भारत के नक्शे में आप कहां पर रहते हैं, किस गांव में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं, और फिर देख लीजिए ये वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। हम ये देख रहे हैं दिल्ली में, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में, वो फरवरी मार्च में अब टेम्परेचर 30, 32, 35 डिग्री तक जा रहा है, जो कि एक समर सीजन में ये देखा जाता है। समर में दिल्ली में 45 डिग्री भी होती है, लेकिन अर्ली समर में टेम्परेचर आपका कोई 30-35 डिग्री होता है। तो अभी जो हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है दिल्ली में, वो समर, अर्ली समर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, स्प्रिंग को नहीं। तो दिल्ली में एक तरह से स्प्रिंग खत्म हो चुका है, और इसका कारण दो है। पहला कारण यह है कि अब हम क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट देख रहे हैं। दूसरा है कि शहरों में एक साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं, हीट आइलैंड इफेक्ट। जो शहर हैं वहां पे पेड़ कम है, कंक्रीट ज्यादा है, स्टील ज्यादा है, बहुत एनर्जी का कंजम्पशन होता है। जब से एनर्जी कंजम्पशन होगा तो हीट बाहर निकलेगा। तो शहरों में हीट आइलैंड इफेक्ट के कारण भी 1 या 2 डिग्री या 3 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा होता है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। इस ब्रेक के दौरान आप अपना पसीना पोंछ लीजिए, और 3 मिनट के इस ब्रेक के बाद हम आपको इस खबर का बाकी का हिस्सा दिखाएंगे। वेलकम टू 3 कॉर्नर पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स एंड मेनी मोर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप। योर फूडी फ्रेंड शेफ अजय चोपड़ा आ गया हूं मैं, आपका दोस्त शेफ गौतम महर्षि। वेलकम टू 3 कॉर्नर पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स। साथ ही हम आपके लिए लाए हैं खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस, लेटेस्ट न्यूज वीडियोस एंड और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है, और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले फांसी न हो पाए, नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजय भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। Ladies and gentlemen, Lieutenant अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस, और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखिए अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी।
अभी तक आप समझते थे कि क्लाइमेट चेंज सेमिनार और किताबों का विषय है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। हम इसे सरकार और नेताओं के भरोसे छोड़ देते थे। हम ये मानकर चलते थे कि यह मुद्दा एनजीओज और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का है, लेकिन अब मौसम का यह बदलाव आपके दरवाजे तक आ चुका है, आपके घरों में प्रवेश कर चुका है, आपकी जिंदगी में प्रवेश कर चुका है। इसे और अच्छी तरह से समझाने के लिए आज हम आपको इटली के एक शहर वेनिस लेकर चलेंगे। शहर की सबसे बड़ी ऐतिहासिक पहचान कैसे मिट रही है, यह अब आप इस वीडियो के जरिए देखकर समझ सकते हैं। और इसी के साथ आपको यह भी समझ में आएगा कि कल तक मौसम का बदलाव जो बहुत दूर लगता था, अब कैसे आपके घरों के अंदर पहुंच चुका है। दिल्ली से 5,800 किलोमीटर दूर इटली में एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर वेनिस। भारतीय फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा कि इस शहर के लोग सड़क की जगह नहरों का इस्तेमाल करते हैं और गाड़ियों की जगह नाव चलती हैं वहां पर, क्योंकि शहर के सारे हिस्से पानी के जरिए जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। लेकिन नहरों के बीच बसे इस शहर की पहचान अब बदल गई है। वेनिस की ये नहरें सूख गई हैं और इसके लिए भी क्लाइमेट चेंज को कारण माना जा रहा है। आप इस वीडियो को देखिए। अब और आगे चलते हैं। इटली से 2,800 और दिल्ली से 8,700 किलोमीटर दूर एक और देश है जिसका नाम है आइसलैंड। इस देश का औसत तापमान पूरे वर्ष औसतन 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। कुल जमीन का 11% हिस्सा हमेशा बर्फ से ढका रहता है और पूरे देश में करीब 270 ग्लेशियर्स हैं। पर हमेशा ठंडा रहने वाला यह देश आजकल गर्मी से परेशान है। हर वर्ष तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है और इसकी वजह से यहां ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो गए हैं। अब यहां के नागरिकों के लिए एक बड़ी अजीब सी घटना है, इतनी अजीब कि वो ग्लेशियर के खत्म होने पर उसकी अंतिम यात्रा निकाल रहे हैं और उसकी शोक सभा कर रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो लोग आपको दिख रहे हैं वो ऐसी ही एक शोक यात्रा का हिस्सा हैं और इसमें वहां के प्रधानमंत्री भी शामिल है, क्योंकि वहां पर एक ग्लेशियर टूट गया और अब उसकी कब्र बनाई गई है और उसमें जो पत्थर लगाया गया है उसमें ग्लेशियर की जिंदगी के बारे में भी लिखा गया है। क्लाइमेट चेंज का मतलब है जलवायु में हो रहे परिवर्तन, और इसे समझने के लिए आपको पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की लेयर के बारे में समझना होगा। यह परत 6 गैसों से मिलकर बनी होती है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा ऑक्सीजन की होती है और यह लेयर पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की 99% गर्मी को रोकती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान संतुलित रहता है, ज्यादा घटता या बढ़ता नहीं। लेकिन ओजोन लेयर को पृथ्वी पर चलने वाले वाहनों के धुएं से, कोयले के जलने से निकलने वाली गैस से, वायु प्रदूषण और एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह से निकलने वाली गैसेस के कारण बहुत नुकसान होता है। ओजोन परत अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है। इससे सूर्य की किरणें पृथ्वी को पहले के मुकाबले ज्यादा गर्म कर रही हैं और इसकी वजह से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है और पृथ्वी का मौसम भी बिगड़ रहा है। तापमान बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघलते हैं और इसकी वजह से 2050 तक दुनिया में समुद्र का जल स्तर 20 फीट ऊपर हो जाएगा और जकार्ता, लॉस एंजलिस, मनीला, मुंबई, ओसाका, शंघाई और टोक्यो के अलावा फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क शहर जैसे कई हिस्से पानी में डूब सकते हैं। इसके अलावा दुनिया के 570 शहर और भी हैं जो डूब जाएंगे और 800 करोड़ लोग बुरी तरह से इससे प्रभावित होंगे। इससे 44 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स यानी 322 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। गर्मी के समय चलने वाली गर्म हवा यानी लू लगने से ही दुनिया में 12.5 करोड़ लोग हर साल मर जाते हैं। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2019 को मानव इतिहास में दुनिया का सबसे गर्म साल माना है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम धीरे धीरे आपको क्लाइमेट चेंज को लेकर सावधान करते रहें और आप ये मत समझिए कि ये सरकारों की जिम्मेदारी है,
ये मत समझिए कि ये सिर्फ गोष्ठियों में इसके बारे में बात होगी, सिर्फ सेमिनार्स में बात होगी और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। आपकी ही सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होगा तो आप ही को सबसे ज्यादा परेशानी होगी और इस बार आप सब ने इसे बहुत ध्यान से देख भी लिया होगा। अब आपसे एक सवाल, क्या हमारा देश अपने शहीदों की कुर्बानी के साथ न्याय कर रहा है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव करते करते जब हमारी टीम वर्धमान जिले के औरी गांव में पहुंची तो वहां शहीदों के निशान धूल में दबे हुए मिले। मेला तो यहां दूर तक नहीं था, लेकिन इस विरासत के प्रति सरकार और प्रशासन की उपेक्षा जरूर हमें देखने को मिली। वर्धमान जिले के इस गांव में आजादी के महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को हुआ था। बटुकेश्वर दत्त ने केवल 19 साल की उम्र में 8 अप्रैल 1929 को शहीद भगत सिंह के साथ अंग्रेजों की संसद पर बम फेंका था। इस घटना के बाद शहीद भगत सिंह को तो फांसी की सजा हुई, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को बहुत कड़ी सजा देकर छोड़ दिया गया, जिससे उस समय काला पानी की सजा कहा जाता था। और इस सजा में कैदी को अंडमान द्वीप पर बनाई गई सेलुलर जेल में उम्र भर के लिए बंद किया जाता था। तो बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सजा तो नहीं हुई, लेकिन काला पानी की सजा देकर उन्हें जिंदा छोड़ दिया गया। लेकिन जब 1947 में देश आजाद हुआ तो बटुकेश्वर दत्त जेल से बाहर आए और बिहार की राजधानी पटना में रहने लगे। यहां उनकी जिंदगी बहुत मुश्किलों में बीती। देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी का कोई सम्मान नहीं हुआ। बटुकेश्वर दत्त को परिवार पालने के लिए एक सिगरेट कंपनी में नौकरी करनी पड़ी। एक बार तो किसी सरकारी योजना का लाभ देने के लिए उनसे प्रमाण पत्र भी मांग लिया गया था। बटुकेश्वर दत्त को टीबी की बीमारी हो गई थी और फिर 20 जुलाई 1965 को उनका देहांत हो गया। पटना में उनकी बेटी अब भी रहती हैं। हमने जब उनसे मिलने की कोशिश की तो वो सामने नहीं आई, क्योंकि आजकल उन्हें कोरोना की जांच के बाद क्वारंटीन किया गया है। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन आज हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट जरूर दिखाएंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि हमारे इतिहास में देश के महापुरुषों के साथ कैसे कैसे अन्याय हुए हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत देश कभी नहीं भूलेगा। लेकिन 1947 में आजाद हुआ भारत उस महान सेनानी को भूल गया जिसने वर्ष 1929 में केवल 19 साल की उम्र में भगत सिंह के साथ मिलकर अंग्रेज सरकार को इंकलाब के नारों से हिला दिया था। नवंबर 1910 में बटुकेश्वर दत्त का जन्म इसी घर में हुआ था। लेकिन घर की जो सूरत आज नजर आती है वो आज से 5 साल पहले ऐसी नहीं थी। हम आपको इस घर में ले जाने से पहले बटुकेश्वर दत्त के गांव की सड़क पर लगा एक बोर्ड दिखाना चाहेंगे, जिससे पता चलेगा कि महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के गांव की स्थिति क्या है और उनको लेकर सरकारों का रवैया क्या है। बटुकेश्वर दत्त की जन्मस्थली है वो बटुकेश्वर दत्त जिन्होंने 1929 में दिल्ली की नेशनल असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंका था।
ताकि गूंगी बहरी अंग्रेजी सरकार तक आवाज पहुंच सके। लेकिन आज बटुकेश्वर दत्त की इस जन्मस्थली के हालात कैसे हैं ये आपको हम दिखाएंगे। और जैसे ही हम गांव में प्रवेश करने वाले थे, सबसे पहले जो हमारी नजर थी वो इस बोर्ड पर गई। बटुकेश्वर दत्त की फोटो लगी हुई है। ये तस्वीर देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है। हम चाहेंगे जब इस गांव से आगे बढ़ें उससे पहले हम इस कम से कम तस्वीर को थोड़ा साफ करते हुए आगे निकलें, ताकि नेताओं को एक आईना जरूर दिखाया जा सके कि आखिरकार वोट मांगने जो लोग आते हैं उनको बटुकेश्वर दत्त साहब की तस्वीर, जो कि धूल मिट्टी से इस वक्त सनी पड़ी है, क्यों नहीं याद आती। इस बोर्ड पर जितनी धूल जमी है उसे आप बटुकेश्वर दत्त की यादों पर चढ़ी गुमनामी की परत समझ लीजिए। हमने इस धूल को हटाया ताकि आप महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के गांव की असली तस्वीर देख सकें। ऐसी है, पहले कुछ नहीं था, अभी तो सब लोग आते हैं। पहले कोई नहीं आते थे। पश्चिम बंगाल में चुनाव है। प्रदेश के वोटर 5 साल के लिए सरकार का चुनाव करेंगे। इन्हीं चुनावों की राजनीति को आप तक पहुंचाने के लिए जी न्यूज की टीम इन दिनों पश्चिम बंगाल के गांव-गांव तक पहुंच रही है। क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के गांव के लोग भी मानते हैं कि जिस गांव को देश के इतिहास में जगह मिलनी चाहिए थी, उसको वो सम्मान नहीं मिला जो जरूरी था। लोगों से बात करने के बाद हमारी टीम वर्धमान जिले के औरी गांव में बने बटुकेश्वर दत्त के घर पहुंची। 18 नवंबर 1910 को बटुकेश्वर दत्त का जन्म पश्चिम बंगाल के इस औरी गांव में हुआ था, जो कि पूर्व वर्धमान में आता है और यही उनका जन्म स्थान है। हालांकि काफी लंबे समय बाद इसको सही किया गया, इसका थोड़ा इसमें सुधार लाया गया, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में जन्मस्थली उनकी हुआ करती थी। कब रिपेयर किया गया ये रिपेयर हुआ है 2015 में। 2015 में। और बटुकेश्वर दत्त जी की मौत 1965 में हो गई थी। 59 में हो गई। बटुकेश्वर दत्त का घर बाहर से जितना अच्छा नजर आता है, अंदर से उसके हालात वैसे नहीं है। हम उनके घर के अंदर भी गए। ये उनका पूरा घर है जिसे आज थोड़ा सा रिपेयर किया गया है। कुछ यहाँ पर कमरे हैं और जिस हालत में था उसी हालत में यहाँ पर एक जो बटुकेश्वर ट्रस्ट है उन्होंने इसको तैयार किया है। ये बटुकेश्वर दत्त जी की पुरानी तस्वीर आप देख सकते हैं, इस एक कमरे में यहाँ पर रखी गई है और कुछ ज्यादा इसमें बाकी नहीं किया गया है। सिर्फ यहाँ पर आपको छोटे कमरे दिखाई पड़ेंगे, झाड़ुएं पड़ी हुई दिखाई पड़ेंगी। ये देखिए झाड़ू यहाँ पर पड़ा हुआ है और गिलास, डिब्बे। हालांकि इसको पुराने ढर्रे में ही रखा गया है कि जिस हालत में वो यहाँ पर रहते थे वो हेरिटेज वैल्यू की बनी रहे। लेकिन हेरिटेज वैल्यू के बावजूद भी यहाँ पर आप देखिए झाड़ू अगर पड़ी हो, पानी के बॉटल्स पड़े हो और जो इनकी तस्वीर है वो इस तरह से नीचे जमीन पर पड़ी हो बटुकेश्वर दत्त जी की। बटुकेश्वर दत्त के गांव में एक घर ये भी है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक बड़ी घटना का गवाह है। वर्ष 1929 नेशनल असेंबली में बम फेंककर अंग्रेजी हुकूमत को इंकलाब का नारा सुनाने की योजना इसी घर में बनाई गई थी। इसी गांव में, जो कि पंकजनी घोष का यह घर है, इसी घर में बैठकर 1929 में जो दिल्ली की नेशनल असेंबली में बम फेंका गया था उसकी पूरी प्लानिंग की थी। किस कमरे में छुपे थे भगत सिंह यहाँ पर बटुकेश्वर दत्त के साथ, आज हम आपको उस घर में वो कमरा दिखाएंगे। ये पुराना घर उसी हालत में यहाँ पर पड़ा हुआ है। आप इससे समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पर उनके लिए किया गया। लेकिन हम आपको सीधे अंदर लेकर चलते हैं। सबसे पहले ये दीवारें देख लीजिए, तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पर ये दीवार खंडहर होने की स्थिति में आ चुकी है, जगह जगह दीवारों पर दरार है। तहखाने में भगत सिंह यहाँ छिपे थे क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजों से बचना था, इसलिए यहाँ पर बटुकेश्वर दत्त के साथ ये वो गुफा है जहाँ पर भगत सिंह जी बैठकर पूरी योजना बना रहे थे कि कैसे दिल्ली की नेशनल असेंबली में बम फेंकना है। उनके बम फेंकने का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बस अंग्रेज की सरकार तक ये बताना था, आवाज उनके कानों तक पहुंचानी थी। ये जो पूरा गेट देख रहे हैं, यहाँ पर अलमारी का एक
डिजाइन बना हुआ करता था ताकि ये लगे बाहर से कि ये अलमारी है, लेकिन अंदर अलमारी के ये गुफा था। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आगे आए। यहाँ बदबू बहुत ज्यादा इस वक्त है क्योंकि कोई बहुत साफ सफाई का काम यहाँ पर नहीं है। और ये गुफा आप देखिए, तस्वीरें यहीं पर बैठकर पूरी प्लानिंग की गई थी कि कैसे क्या करना है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ में और भी उनके सहयोगी मौजूद थे। ये पूरी गुफा है। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आगे जाएं, दिखाएं किस तरह की तस्वीरें, आज भी किस हालत में ये गुफा पड़ी हुई है। जो छत है उसमें भी दरार है, लकड़ी लगी हुई है। यह पूरी तस्वीर आप उस जगह की देख रहे हैं जहां पर भगत सिंह आकर काफी दिन रुके हुए थे, बटुकेश्वर दत्त के गांव में। ग्रैंडमदर जो उसी टाइम में पुलिस कमिश्नर संदर्शन के किल करके यहाँ पर छुपा के आया। एवं यहाँ छुपा के रहने टाइम में 3 रोज ब्रिटिश पुलिस बाहिनी आके यहाँ तलाश किया, लेकिन तलाश में वो लोग मालूम नहीं जो यहाँ पर है। यहाँ पर प्लानिंग किया भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। आज ये इमारत एक खंडर बन चुकी है, लेकिन उस दौर में यहाँ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पूरे 18 दिनों तक अंग्रेजों से छिपकर रहे और क्रांति की मिसाल जलाकर पूरे देश में युवाओं का आदर्श बन गए। एक जमाने में कहा जाता था, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। लेकिन क्या अब भी ऐसा होता है? ये खबर आपको आज इस बारे में विचार करने पर मजबूर करेगी। अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। फूडी फ्रेंड शेफ अजय चोपड़ा आ गया हूँ मैं, आपका दोस्त शेफ गौतम महर्षि। वेलकम टू 3 कॉर्स विद पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स एंड मेनी मोर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप। योर फूडी फ्रेंड शेफ अजय चोपड़ा आ गया हूँ मैं, आपका दोस्त शेफ गौतम महर्षि। वेलकम टू 3 कॉर्स विद पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स। साथ ही हम आपके लिए लाए हैं खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस, लेटेस्ट न्यूज वीडियोस एंड और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तरह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले फांसी का नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस,
खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखिए अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही है। 100 দিনের কাজে আমরা নাম্বার 1। Yes, expired Prime Minister, I challenge you. Your foodie friend, Chef Ajay Chopra. आ गया हूँ मैं, आपका दोस्त शेफ गौतम महर्षि। वेलकम टू 3 कॉर्स विद पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स एंड मेनी मोर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप। Your foodie friend, Chef Ajay Chopra. आ गया हूँ मैं, आपका दोस्त शेफ गौतम महर्षि। वेलकम टू 3 कॉर्स विद पंकज। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप और देखें ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड रेसिपीज विद टॉप इंडियन शेफ्स। साथ ही हम आपके लिए लाए हैं खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस, लेटेस्ट न्यूज वीडियोस एंड और भी
बहुत कुछ। इतना ही नहीं, नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तरह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले फांसी का उपदेश नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखिए अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन देश की पहली महिला गवर्नर और मशहूर कवयित्री सरोजिनी नायडू का निधन हुआ था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत अहम भूमिका निभाई थी और उन्होंने 12 साल की उम्र से कविताएं और लेख लिखने शुरू कर दिए थे। उनका फारसी नाटक मेहर मुनीर और कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड काफी लोकप्रिय हुआ था। सरोजिनी नायडू को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
वर्ष 1949 में आज ही के दिन दुनिया की पहली ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट अमेरिका के कनेक्टिकट में लगाई गई थी। ये एक ऐसा लाइटिंग सिस्टम था जो जरूरत के अनुसार अंधेरा होने पर अपने आप ऑन हो जाता था और जरूरत न होने पर ऑफ भी हो जाता था। कई देशों में आज भी इस्तेमाल होने वाली इस तकनीक में खास तरह के फोटो सेल्स का प्रयोग होता है। इन ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स के जरिए बिजली बचाई जाती है। वर्ष 1983 में आज ही के दिन से अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में सीडी प्लेयर्स की बिक्री शुरू हो गई थी। इससे पहले सीडी प्लेयर्स सिर्फ जापान में बिका करते थे। और वर्ष 1933 में आज ही के दिन मशहूर हॉलीवुड फिल्म किंग कॉन्ग न्यूयॉर्क में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को अपने खास स्पेशल इफेक्ट्स के लिए खास तौर पर याद किया जाता है। उस वक्त इस फिल्म में इस्तेमाल होने वाली स्टॉप मोशन एनिमेशन टेक्निक सिनेमा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुई थी, बिल्कुल नई चीज थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जब तेज हवाएं चलती हैं तो उससे बचने के लिए कुछ लोग तो दीवारें खड़ी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन्हीं हवाओं की ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए पवन चक्की का निर्माण कर लेते हैं। नमस्कार।